the energy required to take a satellite to a height h above the earth surface, यानी अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जाने में एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है E1, ठीक है ना। और द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट, और यही अर्थ की सरफेस के ऊपर इसी हाइट h पर अगर आप सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना चाहते हो तो उसे एनर्जी क्या चाहिए, E2 चाहिए। तो आपको बताना है कि h की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि E1 और E2 क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्वेश्चन में डेटा गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स। बताओ आंसर क्या आएगा। 2019 जेई का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि E1 एनर्जी कितनी होगी। तो पहले पार्टिकल सरफेस पे था और अब आप उसे h हाइट पे लेके जा रहे हो, ठीक है ना। तो जो चेंज इन एनर्जी है वही तो आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। तो यहाँ पे किस में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। पहले सैटेलाइट के लिए अगर मैं बोलूं तो इस समय पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -GMM बाय R प्लस H। ये कह सकते हो आप पोटेंशियल एनर्जी किसकी, अर्थ की सैटेलाइट की। तो ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो हम क्या बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर E2 जो बोली गई है वो है GMM/2 इंटू R प्लस H। समझ आई बात। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ आपको पता है कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो भी -GMM/R। और हाइट h पे अगर पोटेंशियल एनर्जी बोली जाए तो वो होगी कितनी, इसे मैं U इनिशियल बोल देता हूँ। U फाइनल कितना आएगा, वो आएगा -GMM/R प्लस H, ठीक है ना। इनका जो डिफरेंस है वही आपने एनर्जी दी होगी, तो चेंज इन एनर्जी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो ये हो गया GMM/R -GMM/R प्लस H। ये हो गया आपका क्या, E1। और हमें क्या करना है, E1 इक्वल करना है किसके, E2 के। देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपको मिल गया GMM/R इंटू R प्लस H, और यहाँ क्या आ गया H। ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, GMM/2 R प्लस H, ठीक है ना। R प्लस H से R प्लस H उड़ गया, GMM उड़ गया, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली H बराबर आ गया आपको कितना, R/2। तो इतनी हाइट पर अगर आप सैटेलाइट को घुमा रहे हो तो उसको वहां तक ले जाने की जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ी और उस ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ आया। तो मान लो दिया गया अ सैटेलाइट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट कंटिन्यूअसली मूव कर रही है किसी स्पीड v से। An object of mass m is ejected. M mass is ejected from satellite. ये आपको बताया गया है, ठीक है। And it escapes gravitational pull of Earth. तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास एट टाइम ऑफ इजेक्शन। बताओ। तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पता है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है आपको इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, मैं पहले सैटेलाइट के लिए कर लेता हूँ इजेक्ट होने से पहले। तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी होगी ½mv², होगी कि नहीं होगी। तो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगा कितना, -mv²। तो आप ऐसा सोच के देखो कि जिस समय पे m मास का पार्टिकल इस सैटेलाइट से बाहर आएगा तब उसकी डिस्टेंस वही होगी जो सैटेलाइट की होगी एग्जैक्ट उस इंस्टेंट पे, है कि नहीं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस समय पे कितनी होगी, सेम यू ही होने वाली है।
इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है ताकि ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। कोई भी इन्फिनिटी पे तब पहुंच सकता है जब टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए। यानी कि के माइनस एम यू स्क्वायर, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो। और काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी आपकी, एम वी स्क्वायर, ना कि हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आए? हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आपकी सैटेलाइट की है, लेकिन पार्टिकल को इजेक्ट इस हिसाब से करना है कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच सके। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही है रहेगी पार्टिकल की जो सैटेलाइट की है, उसके उससे मैंने निकाला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और फिर पार्टिकल की टोटल एनर्जी को क्या कर दिया, जीरो। ये भी 2019 में आया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि देयर इज अ क्रेटर ऑफ डेप्थ r/100 ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with escape speed from bottom of crater। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बेसिकली मून की सरफेस पे क्या है, एक गड्ढा टाइप है जो कि r/100 डेप्थ का है। उसमें एकदम सबसे नीचे जाके आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंक दिया है और उसे एस्केप स्पीड दे दी है जो कि मून की सरफेस पे एस्केप स्पीड है। तो बताओ उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, पार्टिकल को आपने कहाँ से फेंका है, इस वाले पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया एस्केप स्पीड देके। ठीक है, और ये डेप्थ कितनी है, तो ये आपको बताया गया है r/100 है। ये पूरी रेडियस मून की r मान लो और मास मान लोगे m। तो करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है। ठीक है ना, क्या कर देंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एस्केप स्पीड चाहिए, तो एस्केप स्पीड कितनी हो जाएगी, √2gm/r, जहाँ m मास है मून का और r रेडियस है मून की। ठीक है, तो इनिशियल टोटल एनर्जी इक्वल कर दूं मैं फाइनल टोटल एनर्जी के। फाइनली मैं मान लेता हूं कि वो इतनी डिस्टेंस पे चला जाता है और यहाँ जाके उसकी स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इतनी ऊंचाई पे जाके अगर उसकी स्पीड जीरो हो रही है, ठीक है, आपसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट क्या आएगी। ठीक है, तो ये आप मान लो हाइट है कुछ h। तो अगर इक्वेशन लिखोगे क्या आएगा, इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m √2gm/r का होल स्क्वायर, ये हो गई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से लिखना, पोटेंशियल इनसाइड सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, सॉलिड स्फीयर का वो बड़ा वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा -gm/r³ 3r² -x², और x होता था क्या, सेंटर से डिस्टेंस। सेंटर से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r माइनस r/100, यानी कि 99r/100। ये आई है इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसे इक्वल कर दोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही है क्या आ जाएगी, -gm/m/h। ठीक है ना, यहां से हमें क्या सॉल्व करना था, h सॉल्व करना है। तो वो लगभग आ जाता है 99.5। आपको बताया गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन। ठीक है ना, इन सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट L है उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है ना, अबाउट सेंटर ऑफ सन। तो आपको बताना है उसकी एरियल वेलोसिटी क्या होगी। बताओ जरा, कोई प्लैनेट है जो सन के अराउंड घूम रहा है, एल उसका एंगुलर मोमेंटम है, आपको उसकी एरियल वेलोसिटी बतानी है। निकाल चुके हैं, अभी हमने देखा था क्या आ जाता है, L/2m, सीधे रिजल्ट लिखा था हमने। ठीक है ना, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम कांस्टेंट आ जाता है, और कितना आ जाता है, L/2m आ जाता है। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं मेंस 2019 में।
ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ अवे फ्रॉम सन along line joining sun and earth. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है मास ऑफ सन इज 3 इंटू 10⁵ मास ऑफ अर्थ, और डिस्टेंस आपको दी गई है ये दी गई है 2.5 इंटू 10⁴ रेडियस ऑफ अर्थ। एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ सरफेस दी गई है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है मिनिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू लीव अर्थ सन सिस्टम। ठीक है, और लिखा गया है कि इग्नोर द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर प्लैनेट। 2017 का क्वेश्चन है एडवांस का। तो करना कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका सन मान लो, ये है आपकी अर्थ मान लेता हूँ, और यहाँ पे ये हो गई अगर इनकी लाइन ज्वाइनिंग, तो यहाँ इस सरफेस से इस तरफ आप फेंक रहे हो, वी स्पीड मान लेते हैं इसकी, वी स्पीड देके हम अपने प्रोजेक्टाइल को फेंकना चाह रहे हैं ताकि वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इफेक्टिवली टोटल एनर्जी को क्या करना है, जीरो कर देना है। ठीक है ना, तो देख लो टोटल एनर्जी कितनी आएगी। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं, वो हो जाएगी ½ m v²। फिर अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी -g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना, और सन की वजह से पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी -g मास ऑफ सन, माइनस लगा चुका हूँ, मास ऑफ सन मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन ये डिस्टेंस। तो यहां से यहाँ की डिस्टेंस जो आपको दी थी दोनों के सेंटर के बीच की, वो दी आपको कितनी, 2.5 इंटू 10⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, और उसमें एक रेडियस ऑफ अर्थ और बढ़ानी है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली कितनी ले सकते हो, 2.5 इंटू 10⁴ रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपकी टोटल एनर्जी, और इसे आपको क्या करना है, जीरो करना है। गिवन क्या है, गिवन है कि 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एस्केप स्पीड है, यानी कि √2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे v, तो वो कितना मिल जाएगा, वो मिलेगा √g मास ऑफ अर्थ, सॉरी 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस 2g मास ऑफ सन बाय 2.5 इंटू 10⁴ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना, तो यहाँ पे मास ऑफ सन हम पुट कर सकते हैं, आप देख रहे हो 2gme/re, ये कॉमन आ जाएगा, और उसकी वैल्यू आपको बताई गई है रूट के अंदर वाली। ठीक है ना, तो इसी को बस वैल्यूज के साथ पुट करके सॉल्व करते हैं, तो नियरली आता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी एग्जाम में। तो स्पेशल कुछ नहीं था, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी जीरो होने पर पार्टिकल कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है। ठीक है ना, तो आपको बताया गया है कि सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है, मास m है और रेडियस a है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल।
ठीक है ना, जिसका मास 2m है और रेडियस 2a है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस 3a फ्रॉम सेंटर आपको बताना है। बहुत ही हलवा सवाल है। क्या हो जाएगा, एक आपको दिया हुआ है सॉलिड शेल, सॉलिड स्फीयर, और उसके चारों तरफ एक हॉलो शेल। तो ये रेडियस है ए और ये रेडियस है आपकी 2a, और पॉइंट है आपका 3a डिस्टेंस पे, और यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है ना, सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सारे मास को कंसेंट्रेटेड मान सकते हो कहाँ, सेंटर पे, क्योंकि कैलकुलेशन आप बाहर वाले पॉइंट के लिए कर रहे हो। फील्ड क्या हो जाएगी, सिंपली टोटल मास सेंटर पे 3m हो गया, तो जी एम बाय सेंटर से दूरी 3a का स्क्वायर, यानी कि जी एम बाय 3a स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। A spherical body of radius r consists of a fluid of constant density and is in equilibrium under its own gravity। तो आपको एक spherical shell दिया गया, spherical shell, radius r बताई गई है, consists fluid of constant density, equilibrium under its own gravity। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद आए मुझे। If PR is the pressure at a distance r, ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले तो क्या करो, आप सेंटर से किसी भी डिस्टेंस x पर फील्ड कितनी होगी वो निकाल लो। तो हमें पता है कि कोई भी जो हॉलो शेल हम लेंगे, वो अंदर वाला शेल ही बाहर फील्ड बना सकता है, बाहर वाला अंदर फील्ड नहीं बना सकता। यानी जितना भी मास बाहर है वो इस पॉइंट पे तो फील्ड नहीं जनरेट कर रहा होगा, सिर्फ अंदर वाले मास की वजह से ही बाहर फील्ड आ रही होगी। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, कंडक्टिंग शेल अंदर फील्ड नहीं बनाता, वैसे कोई भी ग्रेविटेशनल शेल जो भी बाहर होंगे वो अंदर फील्ड नहीं बनाएंगे। तो x दूरी पे जो आपके पास आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड, वो मैं निकाल लेता हूँ। तो हो जाएगी जी एम बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। तो g हमें मास चाहिए, इसके अंदर कितना है, तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू इसकी वॉल्यूम, ठीक है ना, एक्स क्यूब इंटू सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, x। समझ आया, तो यहां से आपको मिल जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, कितना मिल जाएगा ये आपको, 4 g पाई x बाय 3। तो ये पहली चीज हमें मिल गई, क्या, यह इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x। ठीक है, यहीं पे अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है ना, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया है। मान लेते हैं कि इसका एरिया कुछ dA है, ठीक है ना, चाहो तो पूरा भी ले सकते हो, पर हमने छोटा सा ले लिया क्योंकि हमें प्रेशर बताना है, प्रेशर के लिए तो सिर्फ पॉइंट ही काफी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो जो फोर्स लग रहा होगा इस छोटे से एलिमेंट पे, जो मैंने कंसिडर किया है यहाँ पे एलिमेंट, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। और छोटे से फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो छोटे से फोर्स की वैल्यू होगी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंटू इसका छोटा सा मास, जो भी आपने एलिमेंट चूज किया है। ये मैंने एलिमेंट चूज किया, दिख रहा है ना, छोटा सा, इस तरह से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकाल चुके हैं, 4 g पाई x बाय 3 इंटू हमें करना है क्या, इसका छोटा सा मास। तो छोटा सा मास क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेंसिटी इंटू इसकी थिकनेस, जो कि हमें पता है कितनी है, dx है, और इंटू इसका एरिया। ठीक है ना, तो एरिया मैंने ले लिया है, क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया dA, ऐसा ले लो। समझ आया, ये मैंने लिख लिया क्या, छोटा सा फोर्स। अच्छा अच्छा, यही फोर्स क्या होना चाहिए, तो यही फोर्स इक्वल होना चाहिए प्रेशर इंटू एरिया के, यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा। तो छोटा सा प्रेशर में मान लेता हूँ क्या लग रहा होगा, डीपी लग रहा होगा। तो इसी को मैं इक्वेट कर सकता हूँ किससे, डीपी इंटू जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने छोटा सा ले लिया है, डीए।
ये आपको मिल गया कितना, ये मिल गया 4g रो स्क्वायर पाई x dA बाय 3। समझ आई बात? बस डीए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और आपको क्या कैलकुलेट करना था, प्रेशर। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ठीक है ना? क्या लिख सकते हो आप, डीपी। बेसिकली प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, क्या आ गया ये 4g रो स्क्वायर पाई। ठीक है ना? इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा सिर्फ x इंटू डी एक्स, डी एक्स भी था यहाँ पे, सॉरी, इंटू डी एक्स। लिमिट लगा दूंगा मैं कहां से कहां तक, तो लिमिट लगा देता हूं मैं, कहां से कहां तक चाहिए हमें, हाँ, आपको यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पे, तो ऐसा मान लो कि प्रेशर कहां पे जीरो होगा, इस जगह पे। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी मास नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आ रहा होगा, सबसे बाहर वाला जो पॉइंट है, ऐसा कह सकते हैं हम। क्योंकि आप ऐसे सोच के देखो ना, खुद की ग्रेविटी की वजह से कंप्रेस होना चाह रहा है, पिचकना चाह रहा है, सबसे बाहर वाले को तो कोई पिचका नहीं रहा है। ठीक है ना? तो उनके ऊपर प्रेशर क्या मान सकता हूं मैं, जीरो मान सकता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर कोई मास नहीं आ रहा है। तो मान लेते हैं कि आर दूरी पे प्रेशर कितना है आपका, जीरो है। और जनरल दूरी कोई भी जो हमने मानी है सेंटर से एक्स दूरी पे, आपका प्रेशर क्या है, पी है। ठीक है ना? इसी को हम सॉल्व करते हैं अगर, तो पी की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है कुछ, देखो, ये तो हो गया 4g रो स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना? एक 3 भी था हर जगह, और एक्स स्क्वायर में लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है? ये आपको क्या मिल गया है, प्रेशर डिफरेंस मिल गया है बाहर के कंपैरिजन में। समझ आ रहा है? तो ये तो हर जगह कॉमन ही रहने वाला है, तो प्रेशर को सिंपली आप क्या कह सकते हो, प्रोपोर्शनल है ये किसके, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बस इसमें एक्स की वैल्यूज पुट कर करके आपको देखनी थी, जहां से हमारा बी और सी ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन है, इन द फिगर शोन बिलो द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज माइनस 30 माइक्रोकुलम। ठीक है? तो दिया गया है कि लेफ्ट प्लेट ऑफ 10 माइक्रोफैरेड, ये है माइनस 30 माइक्रोकुलम। तो आपको बताना है राइट प्लेट पे चार्ज ऑफ 6 माइक्रोफैरेड क्या है। तो आपको क्या बताया गया है कि लेफ्ट प्लेट पे माइनस 30 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना है, प्लस 30 है। इसकी लेफ्ट प्लेट पे मान लो Q1, इसकी लेफ्ट प्लेट पे मान लो Q2। अब क्योंकि आप देखो, इसकी लेफ्ट प्लेट, इसकी लेफ्ट प्लेट और इसकी राइट प्लेट, ये तीनों आपस में कनेक्टेड और आइसोलेटेड है, हवा में है, तो इनके ऊपर चार्ज कहीं से नहीं आ सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि Q1 प्लस Q2 प्लस 30, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। और क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो हमें पता है Q बराबर CV, पैरेलल में दोनों का क्या सेम है, V सेम है, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो मैं क्या कह सकता हूँ, Q1 बाई Q2 ये होना चाहिए C1 बाय C2, यानी कि 6/4, यानी कि 3:2। समझ आए? तो यहां से सिंपली हमें मिल जाएगा Q1 की वैल्यू, Q1 कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू Q2, या Q2 मिल जाएगा 2/3 Q1। हमें Q1 ही फाइंड करना है, इस इक्वेशन में रख दो। तो Q1 प्लस 2/3 इंटू Q1 प्लस 30, ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो यहां से मिल जाएगा 5/3 Q1, ये क्या होना चाहिए, माइनस 30। ठीक है ना? और यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 18 माइक्रोकुलम। यानी कि 6 माइक्रोफैरेड की लेफ्ट प्लेट पे कितना है, माइनस 18 है, तो राइट प्लेट पे कितना होगा, प्लस 18 माइक्रोकुलम। तो ये क्वेश्चन आया था इस बार। समझ आया? क्वेश्चन सुन लो, द 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, ठीक है, बाय कनेक्टिंग इट टू स्विच 1। तो बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी विल डिसिपेट आफ्टर स्विचिंग टू स्विच 2। अगर इसको हटा के इससे कनेक्ट कर देंगे तो 2 माइक्रोफैरेड की कितनी परसेंट एनर्जी चली जाएगी हीट में, बेसिकली डिसिपेट कितनी हो जाएगी। ठीक है? तो देख लो,
इनिशियली आपने पूरी तरह से स्विच बंद कर रखा है, तो इनिशियल एनर्जी जो स्टोर हो जाएगी वो तो कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं क्यू चार्ज उसके ऊपर आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्यू चार्ज फ्लो करके आया तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और C1 हमें पता है 2 माइक्रोफैरेड है, यानी कि वो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाय 2 × 2, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 4। तो ये है आपके पास इनिशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनल एनर्जी क्या आएगी, फाइनल एनर्जी आप ऐसा देख सकते हो कि जो भी चार्ज होगा वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, समझ आ रही है ना बात। जो भी चार्ज आने वाला है वो इन्हीं के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। और दोनों कैपेसिटर्स किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, क्योंकि दोनों ही कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आ रहा है, तो आप पैरेलल की तरह भी यूज कर सकते हो उन्हें, है कि नहीं। तो फाइनल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 × C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10, यानी कि वो कितना हो गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाय 20। चेंज इन एनर्जी कितनी हुई वो निकालें अगर, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय 4 माइनस क्यू स्क्वायर बाय 20, यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 5। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। अब देख लो इनिशियली एनर्जी कितनी थी ये, और कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है, क्यू स्क्वायर बाय 5। तो कितना परसेंटेज है वो निकालना है बस आपको, हीट डिसिपेटेड। तो क्या आ जाएगा वो, क्यू स्क्वायर बाय 5 क्यू स्क्वायर बाय 4 × 100, यानी कि 80।